नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जो कि संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके संदर्भ में जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के जो प्रोविजंस हैं, जो B.R. अम्बेडकर जी ने इसके बारे में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या वकालत की है, किन राज्यों में ये लागू है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर करिए, ताकि जो हमारा उद्देश्य है चैनल बनाने का, वीडियो बनाने का, वो सार्थक हो सके। आइए बिना विलम्ब किए ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में आई है तब से लेकर के, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता एक मुद्दे के रूप में, एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उनके मैनिफेस्टो में रहा है और इसको लेकर के कई बार वकालत होती रही है। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आर्टिकल जो 44 है वो क्या प्रोविजंस करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भाषा शैली यूज़ की गई है वो क्या यूज़ की गई है। The Article 44 of Indian Constitution provides that uniform civil codes for the citizens, शब्द यूज है citizens, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। फिर से इसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। इसके हिंदी में जो रूपांतरण है वो लिखा है कि नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान अधिकार हों और समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। ये जो आर्टिकल 44 में भाषा शैली यूज़ की गई है वो ये यूज़ की गई है कि जो राज्य है वो उसका कर्तव्य है कि समान नागरिक संहिता की रक्षा वो राज्य के अंदर करे और आवश्यकता पड़ने पर इसकी व्यवस्था करे। अब आपको इसी में बताते चले कि वर्ष 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू करके गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और अब वर्ष 2021 के अंत में और 2022 के प्रारंभ में उत्तराखंड में भी इसको प्रारंभिक चरणों में कुछ स्टेज पर लागू किया गया है और कहा गया है कि जैसे ही इसके जो आउटपुट आएंगे उस हिसाब से पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। तो ये दो राज्य हैं। अब आइए देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही थी, जब इसको आर्टिकल 44 को एज ए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की बात चल रही थी, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 7 समितियां बनी थी संविधान निर्माण में, जिसमें एक समिति थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी। उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नेसेसरी बट लेट इट ऑन द डिज़ायर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो समान नागरिक संहिता है वह आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं उनकी इच्छा पर इसे छोड़ देना चाहिए। अनुच्छेद 35 को रखा गया है संविधान में, उसी प्रकार से आर्टिकल 44 को भी रखा जाएगा और जब आवश्यकता होगी, जब देश एकमत होगा इस संदर्भ में, तो इसे लागू कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने और एक भी चीज़ कही कि किसी को भी यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास यह अधिकार है तो राज्य इसे लागू ही करेगा। संभव है कि मुसलमान, ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक माने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने वाला कोई राज्य सरकार जो होगी वो पागल सरकार ही होगी। ऐसा उनका मानना था कि अगर कहीं आपत्ति है, कोई जो रिलीजियस प्रैक्टिशनर हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, वो अगर आर्टिकल 44 को लागू करने में आपत्ति कर रहे हैं और फिर भी सरकार इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 44 को लागू करती है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का यह मत था कि उनके अनुसार फिर वह सरकार एक पागल सरकार होगी जो ऐसा कर रही है, नागरिकों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रख रही है। अब देखते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में क्या मत कहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एक बहुत चर्चित मुद्दा है शाह बानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1985 का मामला था, जिसमें ट्रिपल तलाक के उपरांत जो सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस मिलता है उसको क्लेम किया था शाह बानो ने कि हमें 125 के तहत मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू मुस्लिम गवर्न होते थे, तो इसके लिए वो मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी यह बहुत गंभीरता के साथ कहा था, और साथ ही साथ गोवा राज्य को की जो है तारीफ भी की थी कि गोवा ने बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही आसानी से इस जो धार्मिक भेदभाव है उसको समाप्त करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट लागू किया है और सभी के लिए एक समान व्यवस्था अपने राज्य के अंदर की गई है। तो उन्होंने उस समय भारत सरकार को, तत्कालीन भारत सरकार से यह अपेक्षा की थी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक आयोग का गठन करें और शीघ्र ही इसे भारत में क्रियान्वित करें, जिससे इस प्रकार के जो तमाम प्रकार के धार्मिक भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको रोका जा सके और सबके लिए एक प्रकार के कानून की व्यवस्था देश में की जा सके। और लेकिन उस समय 1986 में सरकार के इस निर्णय को पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया था, और उन्होंने कहा था कि क्योंकि आर्टिकल 26B और आर्टिकल 25 सभी को रिलीजियस फ्रीडम देता है और फंडामेंटल राइट के थ्रू देता है, और सभी को अपने धर्म से संबंधित जो धर्म प्रचार है, धर्म के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को करने की बात है, प्रबंधन का बात है आर्टिकल 26B में, वो उसके लिए फंडामेंटल राइट है। इसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, कंट्रेरी है उसके, इसलिए इसको लागू भी नहीं किया जा सकता है। बाद में जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट की फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शाह बानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ट्रिपल तलाक को ही पूरी तरीके से अवैधानिक घोषित कर दिया था, और इसके उपरांत फिर से एक बार जस्टिस बोबड़े ने, जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि गोवा से सीख लेते हुए पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होनी चाहिए। और वर्तमान में जब उत्तराखंड की राज्य सरकार ने इसको लागू किया और फिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक जगह रैली में इसके संदर्भ में चर्चा की, तो फिर देश में इस प्रकार का मुद्दा गर्म हो गया कि क्या ऐसा होना ठीक है या ऐसा करना अभी इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि जो वायदे अभी तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जैसे कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन, ये सारी चीज़ों को एक एक करके वो पूरा करते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही यह भी पूरा करेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वर्ष 2018 में इसके संदर्भ में और 2019 में एक बार पुनः बार सरकारों को और केंद्र सरकार को भी यह निवेदन किया था कि शीघ्र ही इस मामले में एक कमेटी, एक टास्क फोर्स बना करके इसका सर्वेक्षण करवाया जाए और क्यों ना जल्दी से जल्दी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। अब आइए देखते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में भी यह प्रश्न है, क्योंकि वह जो है फंडामेंटल राइट देता है रिगार्डिंग टू रिलीजियस प्रैक्टिस, और जो आर्टिकल 26 भी है वो धार्मिक मुद्दों के प्रबंधन का अधिकार संबंधित धर्म के समुदाय के लोगों को देता है कि वह अपने धार्मिक मुद्दों का स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 29 ये कहता है कि राइट टू प्रोटेक्ट देयर स्पेशल कल्चर, किसी भी समुदाय को, धर्म विशेष को अपने जो उनके विशिष्ट संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी रक्षा करने का अधिकार, उसके प्रबंधन का और उसके लिए विशेष प्रकार के नियम कानून बनाने का भी अधिकार तब उसमें निश्चित तौर से ये देता है यह आर्टिकल, कि वह अपनी चीज़ों की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृतियों के संवर्धन के लिए, वो अपने उसके प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हैं, तो वो अपने लिए पर्सनल लॉ भी बना सकते हैं। और ऐसा है, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम है, विवाह विच्छेद अधिनियम है, तमाम प्रकार के इस प्रकार से मेंटेनेंस एक्ट भी है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। क्रिश्चियंस अपने अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न होता है कि क्या
जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सब पर एक समान रूप से लागू किया जाए, या जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के आधार पर जो उन्होंने अपने लिए लॉ का निर्माण किया है उसके आधार पर उनमें सज़ा दी जाए या उसके लिए व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म लॉज के आधार पर कोई भी निर्णय दे देता है तो उस समुदाय के लोग फिर अपने लॉ को लेकर के, अपने पर्सनल लॉ को लेकर के आंदोलनरत हो जाते हैं, जिसको लेकर के सरकार के समक्ष और कोर्ट के समक्ष भी हमेशा यह एक प्रश्न चिन्ह रहा है। अब आइए बात ये करते हैं कि क्या सपना रहा होगा जो संविधान निर्माता रहे हैं आर्टिकल 44 के प्रति। कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया 1947 में, तो उसके बाद जो संविधान निर्माता, जो संविधान समिति बनी, सबका आर्टिकल 44 को रखते समय यही एक रहा होगा कि चूँकि अभी थोड़ा अस्थिरता है देश में, लेकिन जैसे ही अस्थिरता समाप्त हो, राज्य एक हो, राष्ट्र एक हो, उसके लिए आवश्यक है कि एक प्रकार की विधि सब पर लागू हो और सब एक प्रकार की विधि से शासित हों, गवर्न बाय यूनिफॉर्म लॉज। यह आवश्यक है और इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके लिए विभिन्न प्रकार के चैलेंज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समानता के अधिकार आर्टिकल 14 और 15 में नागरिकों को प्राप्त हैं फंडामेंटल राइट्स के तौर पर, उसमें भी कॉन्ट्रेरी हो जाता है। और तमाम प्रकार के जो धार्मिक, जिन्होंने जो अपने संस्कृति के हिसाब से या अपने आधार पर उन्होंने अपने लिए लॉज बना लिए हैं, उन लॉज को जब उनसे अलग किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के आधार पर जो अपने लिए लॉज बनाए थे। अगर स्टेट लॉ बनाएगी तो स्टेट के वेलफेयर के लिए बनाएगी, सभी लोगों के लिए एक समान वेलफेयर के लिए, वो नहीं कि एक विशेष समुदाय के वेलफेयर के लिए लॉज नहीं बनाएगी जो यूनिफॉर्म लॉज होते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आता है, जैसा कि गृह मंत्री जी कह रहे थे, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि पूरे देश में एक प्रकार के विवाह कानून, एक प्रकार के विवाह विच्छेद कानून, एक प्रकार के मेंटेनेंस कानून, मतलब जो व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित जो भी कानून हैं वो सभी यूनिफॉर्म हो जाएंगे, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इससे राष्ट्र के एकीकृत होने को भी बल मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार की मंशा इसके प्रति क्या है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार।